आप सभी नौजवान साथियों को राकेश सर का नमस्कार। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का लास्ट टॉपिक विच इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। अब आप सोच रहे होंगे सर सिलेबस का लास्ट टॉपिक कैसे, आपने तो क्लास ली ही नहीं। तो भाई बिल्कुल सही है, मैंने क्लास क्योंकि कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं जिसकी वजह से मैं कम क्लास ले पाता हूं। तो कोशिश करूंगा कि सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाए। ये लास्ट टॉपिक इसलिए बोला क्योंकि सिलेबस जो आपका है उसमें ये सबसे लास्ट में मेंशन किया होगा, इसलिए इसको लास्ट टॉपिक बोला। ठीक है, तो ये मत समझना कि सर ने सारा सिलेबस करवा दिया। टॉपिक वाइज क्लासेस को रखेंगे, जो जो टॉपिक वहां मेंशन किए हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को निराश ना किया जाए। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट को सीखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट की, प्रैक्टिकल एग्जांपल से बात करेंगे। ठीक है, रियल लाइफ के बारे में। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, बस आपने ये दो बातें याद रखनी है, एक डायरेक्ट के लिए एक इनवर्स के लिए। कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा एग्जाम में। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस को एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझ। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको भूख ज्यादा लगी हुई है, तो अगर भूख ज्यादा लगी हुई है तो जाहिर सी बात है आप खाना भी ज्यादा खाओगे, है ना। भूख ज्यादा लगी थी तो खाना भी आपने ज्यादा खाया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपने कोई सामान खरीदा, तो अगर आप कम सामान खरीदते हो तो आपको कम पैसे देने होंगे, लेकिन अगर आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस मींस क्या कि एक चीज अगर ज्यादा है तो दूसरी भी ज्यादा ही होगी, एक चीज अगर कम है तो दूसरी भी कम ही होगी। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि अगर भूख ज्यादा थी तो खाना भी ज्यादा खाया गया, तो देखो दोनों चीज ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, भूख कम होगी तो खाना भी कम खाएंगे, तो दोनों चीज कम हो रही है। तो सेम चीज अगर दोनों बार आ रही है, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं रियल लाइफ में, एक दो तो मैंने दे दिए हैं। ठीक है, तो इससे अब आपने क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन में आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन देंगे कि x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। ठीक है, बस ये आपने याद रखना है कि x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां रुपए लिखे हैं तो सेकंड टाइम भी ऊपर रुपए ही लिखने हैं, यहां सामान लिखा है तो सेकंड टाइम नीचे भी सामान ही लिखना है। ठीक है, तो ये रेशो सेम होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो इस चीज को याद रखना, और कॉमन सेंस थोड़ी सी डेवलप होनी चाहिए। क्लियर, नहीं तो क्वेश्चन होंगे नहीं। अब जैसे मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन बताया, इसी तरह से हमारा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा भाई, पहले तो एग्जांपल से समझते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है ध्यान से सुनना, अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स ज्यादा पढ़ाऊंगा या मैं नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा लूंगा तो सिलेबस कम समय में खत्म हो जाएगा। क्यों, मैं कम पढ़ाऊंगा तो सिलेबस ज्यादा समय में खत्म होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं नंबर ऑफ क्लास ज्यादा लूंगा तो सिलेबस जल्दी खत्म होगा, क्लास मैंने ज्यादा ली तो सिलेबस जल्दी खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं क्लास कम लूंगा तो जाहिर सी बात है सिलेबस ज्यादा समय में खत्म होगा। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। किसी व्हीकल की या किसी व्यक्ति की किसी की भी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, कहीं जाने में उसे टाइम उतना कम लगेगा। बात समझ में आई। भाई स्पीड ज्यादा है तो कहीं जाने में टाइम कम लगेगा, और अगर स्पीड स्लो है तो कहीं जाने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। मैं एक चीज को ज्यादा बोल रहा हूं तो दूसरी कम बोल रहा हूं, और एक को कम बोल रहा हूं तो दूसरी को ज्यादा बोल रहा हूं। तो यहां पर उल्टा होता है। डायरेक्ट में क्या था, सीधा था, भूख ज्यादा थी तो खाना भी ज्यादा खाया था। ठीक है, तो यही फर्क है डायरेक्ट और इनवर्स के अंदर। तो यहां पे क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो उस सिचुएशन में x1 इंटू वन इक्वल टू x2 इंटू में y2। बस जिस बच्चे ने ये दो बातें याद रख ली और इस सेंस को समझ लिया कि ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है कि इनवर्स का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन एक भी आपका अटकेगा नहीं। ठीक है, तो अब इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल ये दो बातें याद रखना, जहां डायरेक्ट की फीलिंग आएगी वहां पर रेशियो सेम रखना है, और जहां इनवर्स की फीलिंग आएगी वहां पर प्रोडक्ट में आपको रखना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता हूं मैं। फिलहाल क्वेश्चन लगाए जाएंगे आपके सामने,
कॉपी पेन लेके साथ के साथ बैठा करो। और रही बात क्लास की पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाया जाए आपके सामने। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसे, तो ध्यान से। A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base। यानी कि एक हिस्सा हमने रेड लिया है और 8 उसमें बेस मिलाया है, ठीक है। एक हिस्सा रेड का और 8 हिस्से उसमें बेस मिलाया है। तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ बेस विल बी यूज्ड इन मिक्सचर बाय मिक्सिंग 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। तो हमें कितना बेस मिलाना पड़ेगा अगर हम 7 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट मिलाते हैं। तो सबसे पहले सेंस को डेवलप कीजिएगा। आप मुझे बताइए, एक पार्ट मिलाया 8 बेस में, तो फिर जब मैं 7 पार्ट मिलाऊंगा तो फिर जाहिर सी बात है बेस भी ज्यादा लगेगा। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है? तो आप देखो, यहां पे एक पार्ट मिलाया गया है, सॉरी, एक रेड पिगमेंट मिलाया गया है कितने पार्ट्स में? 8 पार्ट में। डायरेक्ट रिलेशन है ना, एक मिलाया 8 में। तो मैं मिलाऊं अगर 7 पार्ट, तो मुझे नहीं पता। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे x काहे के लिए लिख दिया, बोला सर वहां तो x1 y1। वहां पे x1 y1 क्या डिनोट कर रहे थे? यहाँ पे ये रेड पिगमेंट है, ये बेस है। तो यहां पर भी ये रेड पिगमेंट है, ये बेस है। तो ये मुझे निकालना है, इसलिए मैंने इसको x रख दिया, ठीक है। तो यही बस आपने याद रखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर दे, x इंटू 1 x हो जाएगा, 8 इंटू 7 यानी कि 56। तो 56 बेस हमें यहां पर लेना पड़ेगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। बस ये जिस बच्चे के दिमाग में आ गया, क्वेश्चन बिल्कुल आसान। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी 56, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। If 3 men or 6 women can do a piece of work in 16 days, in how many days can 12 men and 8 women do the same piece of work? ये कह रहा है कि अगर 3 आदमी या 6 औरत किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को हम चलाएंगे कैसे। देखो, यहां पे ये बात आपने याद रखनी है कि जब मैन पावर बढ़ती है तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो अगर मैं आदमी 15 कर दूं, तो ऐसी बात है नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे ना। तो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ये बात आपने यहां पे याद रखनी है, ठीक है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट है, ये आपने समझना है पहले क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले यहां पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 मैन इक्वल टू 6 वुमेन। तो यहां से मैं कहूं कि 3 से ये कट गया 2 पे, तो 1 मैन किसके बराबर आया? 2 वुमेन के। एक मैन जो है वो 2 वुमेन के बराबर आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब यहां से रेशियो बना के भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी है, तो मैं आपको दोनों तरीकों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां से मैंने 2 औरतों के बराबर है। तो अब देखो, उसने बोला क्वेश्चन में कि 12 आदमी और 8 औरतें, यानी कि 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। मुझे नहीं पता कितने दिन में करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा, अपोन में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने बताया था कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, कि जैसे ही आदमी बढ़ेंगे तो काम करने के दिन क्या होंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीप्लाई में लिखना है। तो अब मुझे इनसे काम करवाने कितने दिन में करेंगे, तो अब इनको हमें कंपेयर करना पड़ेगा दूसरी साइड में। लिखा था ना x1 y1 x2 y2, तो इधर लिखना पड़ेगा ना। तो राइट साइड में आप लिखे, किसी को भी लिख दे। यहाँ पे 6 वुमेन जो है वो 16 डेज में कर रही है, तो मैंने लिखा 6 वुमेन कितने दिन में? 16 डेज में। अब आपको लगेगा सर जी यहाँ मैन क्यों नहीं लिखा आपने? अरे भाई, मैन भी लिख सकते हैं। फिर मैंने तो यहाँ पे ये निकाला ना कि 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन, तो पूरे क्वेश्चन को मैं वुमेन में लेके चलूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वुमेन के सेंस में रखा, ठीक है। तो आप मैन में भी चला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो फिर वहां पे 1 वुमेन की वैल्यू आपने निकाल लेनी थी पहले। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, तो 12 आदमी कितनी औरतों के बराबर होंगे? 24 औरतों के बराबर, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? ठीक है। तो अब ये डब्ल्यू वुमेन के लिए। तो अब मुझे बताओ, 24 और 8 कितने हो गए? 32 वुमेन।
इंटू में एक्स इक्वल टू 6 वुमेन इंटू में 16। तो आप काट दो, देखो W से W कट गया, वैसे लिखने की जरूरत थी नहीं क्योंकि पूरा क्वेश्चन वुमेन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 16 से कटेगा 2 पे और 2 से कटेगा 3 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। यानी कि ये सारे मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर देने वाले हैं और ऐसा ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर जो है ऑप्शन सी 3 डेज। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा जो मैं तरीका बता रहा था उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा ही है वो भी, बस उसमें रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं कि जैसे ये वाला स्टेप आया हमारा, ये वाला स्टेप, यहां से अगर 1 मैन 2 वुमेन के बराबर है तो m अपॉन में w, देखो ये मल्टीप्लाई से इधर कहां आएगा, डिवाइड में आएगा, तो ये 2 तो यहीं पर लिखा हुआ है और ये 1 मल्टीप्लाई से कहां चला गया, डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो इसी काम को हम ऐसे रेशियो में बना के भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं एक बार लिख के दिखाता हूं आपको कि ऐसे करने के बाद यहां से मुझे पता लगा कि आदमी एक दिन में कर सकता है 2 काम और औरत कर सकती है एक दिन में 1 काम। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी है, यहां पर मैंने एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकाल दी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 12 आदमी और 8 औरतें काम कितने दिन में पूरा कर देंगी, हमसे ये पूछा है। तो अगर आप इस रेशियो वाले मेथड को लगाओगे तो अब आप राइट साइड में किसी को भी रख सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि 6 वुमेन 16 डेज में कर रही है इसको ही रखना पड़ेगा, यहां 3 मैन 16 डेज भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, अगर एक आदमी 2 काम कर रहा है तो 12 आदमी कितने काम कर देंगे, 24 काम कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे ऐसे करना है, जैसे इसमें तो हमने इकट्ठा कर दिया था ना सेम बना के। ठीक है, तो यहां पे ऐसे करेंगे। अब अगर एक औरत एक दिन में 1 काम कर रही है तो 8 औरत मिलकर कितना करेंगी, 8 काम करेंगे इंटू एक्स। 3 आदमी, एक आदमी 2 काम तो 3 आदमी कितने करेंगे, 6 काम, तो 6 इंटू में 16, तो ये 24 और 8 32, एक्स इक्वल टू 6 इंटू में 16। 16 से काटा 2 पे, 2 से काटा 3 पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, फिर से 3 आ रही है। तो आप कोई भी मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, समझा दिए हैं। ठीक है, बस गलती आपने नहीं करनी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। ठीक, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी इसी डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक है, तो वहां पे एमडीएच बोल देते हैं उसको, मैन डे आर अपॉन में वर्क, एमडीएच सुना होगा। ठीक है, नहीं सुना तो कोई नहीं, क्वेश्चन आएंगे आपको। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फिर चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओ, आंसर देख लिया आपने, आंसर नहीं देखना है, क्वेश्चन सोल्व करना है फिर मैच कराएंगे आंसर आपका। हाँ जी, if the cost of 27 bags of paddy is rupees 9450, what is the cost of 36 bags of paddy? सेंस डेवलप करो फटाफट से। अगर 27 बैग 9450 रुपए के आए हैं तो 36 बैग कितने के आएंगे, जाहिर सी बात है ज्यादा बैग खरीद रहे तो ज्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखना होता है, 27 बैग कितने के आए, 9450 के। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पे 36 बैग आएंगे कितने के, बस यही करना था। डायरेक्ट है तो रेशियो में बनाना है आपने, तो काट दो 9 30 के 36। जब इक्वल का साइन है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, नीचे से नीचे काट सकते हैं, और ऐसे तो सबको आता ही है, तो अब मैं ऐसे भी काट देता हूँ। 3 से काटा 3 3 9, 3 एकम 3 पंजे 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 2 6, 4 3 12, तो 12,600 रुपए आ रही है भाई, दिख रहा है कहीं 12,600, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहे 12600। ठीक है, आंसर आ गया होगा सबका, चलो बहुत बढ़िया बात है, देख लेते हैं अब आंसर 12600। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Raju earns rupees 1440 if he works for 12 days. If he works for 30 days, he will earn. अगर राजू 12 दिन काम करके 1440 कमा रहा है तो 30 दिन काम करके जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कमाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो आप लिखेंगे कमाए राजू ने कितने दिन काम करके, 12 दिन काम करके, तो पूछ रहा है कितने रुपए कमाएगा, 30 दिन। बस ये सीक्वेंस याद रखना, यहां रुपए तो यहां रुपए, यहां दिन तो यहां पे दिन। ठीक है, रेशो सेम रखना है आपने। तो अब देखो 12 से कटेगा 12 पे, ठीक है, 12 12 144 होते, 0 एक्स्ट्रा, क्रॉस मल्टीप्लाई
120 गुना 30 3600, 3600 रुपये कमाएगा भाई, 3600। तो देख लेते हैं आंसर। ऑप्शन कहां है भाई, ये रहा, और ऑप्शन आपका 3600 रुपये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे समझ में? चलो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। द स्केल ऑफ मैथ इज 1:3 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, यहां पर ये रेशियो है। ठीक है, ये जो लिखा है ना, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, 1:3 इंटू 10 की पावर 7, 3 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बोर्ड पे। तो ये इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो इतने डिस्टेंस को दिखा रहा है मैप पे। ठीक है, द स्केल ऑफ मैप इज दिस वन। तो 1 सेंटीमीटर इसके बराबर है। तो पूछ रहा है 2 cities आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम इन किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए, अगर 1 इसके बराबर है तो 5 तो ज्यादा के बराबर होगा ना। तो कैसा रिलेशन हो रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है तो हम कैसे लिखते हैं, और वैसे भी आपको पता है रेशियो आ जाए तो 1 अपॉन करके लिखें, है ना। जैसे ऐसे लिखा है 2:5, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2/5। तो ये लिखूं या ये लिखूं, है तो बात दोनों बराबर। तो एक अगर इसके बराबर है तो पूछ रहे 5 जो है वो किसके बराबर होगा, हमें क्या पता भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 गुना 3 15 इंटू में 10 की पावर 7, दिस इज इक्वल टू x। तो इसके बराबर होगा भाई। लेकिन आप मुझे बताओ ये तो सेंटीमीटर में आ गया, पर डिस्टेंस पूछा किस में है, डिस्टेंस तो किलोमीटर में पूछ रहे। तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे ना। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से सुनना। मुझे बताओ सेंटीमीटर से मीटर कैसे बनेगा, जब हम डिवाइड बाई 100 करेंगे। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। अच्छा, अब मीटर तो बन गया, लेकिन मुझे तो किलोमीटर बनाना है। तो मीटर से किलोमीटर कैसे बनाते हैं, डिवाइड बाई 1000। अब ये मत बोलना कि सर जी ये क्यों है ये क्यों है। तो सेंटीमीटर से जैसी 100 से डिवाइड करते हैं तो किस में कन्वर्ट होगा, मीटर में। और मीटर से जैसी 1000 को डिवाइड करेंगे 1000 से, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। ठीक है, तो अब 15 इंटू 10 की पावर 7 का मतलब है इसमें 7 जीरो लगानी है, जितनी पावर उतनी जीरो 1 के आगे लगानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लगा दी भाई। नीचे कितनी है, 2 तो ये है और 3 ये है, तो काट दो। 3 तो ये उड़ गई, 2 ये उड़ गई। ठीक है भाई, 3 ये काट दी, बची कितनी, 2 बची। तो कितना बन गया, 1500 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर बनाया भाई, कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ये इसका आंसर बनेगा। देख लेते हैं भाई, ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा भाई। एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ 10 मीटर। कह रहा है कि एक 14 मीटर ऊंचाई का खंबा 10 मीटर की परछाई बनाता है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन। यानी कि उसी टाइम पे एक 15 मीटर का जो पेड़ है, नहीं कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, उस पेड़ की हाइट क्या होगी जो 15 मीटर की परछाई बना रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे और नीचे शैडो लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपॉन में शैडो, ये बात ध्यान रखनी है आपने। जैसे ऊपर यहां ऑब्जेक्ट है तो दूसरी साइड पे ऑब्जेक्ट ही रखना है। तो आप मुझे बताइए, एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई, तो पोल क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। कास्ट द शैडो ऑफ 10 मीटर, 14 मीटर पोल ने कितनी शैडो बनाई, 10 मीटर की। तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको एक्स लेना है। कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर, तो शैडो कहां लिखनी है, नीचे लिखनी है। बस ये जिस बच्चे को आ गया याद करना, तो बस वो इजीली कर सकता है। ठीक है, तो अब काट दो, बस काटना है। 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से कटा 7 पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 तिया 21 मीटर जो है वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि पेड़। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए 21 मीटर। आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलो हाँ जी, क्वेश्चन, a boy runs 1 kilometer 10 minutes, how long will it take to run 600 मीटर। तो मुझे बताओ 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 600 मीटर, 600 मीटर कितने मिनट में।
अब देखो ये किलोमीटर ये मीटर, तो भाई इसके भी मीटर बना दो पहले तो। ठीक है, जायज सी बात है, अगर 1 किलोमीटर 10 मिनट में भाग रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा तो टाइम ज्यादा, अगर डिस्टेंस कम तो टाइम कम, तो कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट। और डायरेक्ट है तो तभी इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो 0 से 2 जीरो उड़े, 0 से ये 0 उड़ा। ठीक है, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 मिनट। ठीक है, तो अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर में 10 मिनट लगे तो 600 मीटर में केवल 6 ही मिनट लगेंगे, कम टाइम लगेगा, डिस्टेंस कम हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी 6 मिनट। ठीक है, तो डी ऑप्शन 6 मिनट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। A van covers 432 kilometer with 36 liter of diesel. ठीक है भाई, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर विद 25 लीटर ऑफ डीजल। कह रहे वैन जो है वो 36 लीटर डीजल में 432 किलोमीटर चली गई, तो कह रहा 25 लीटर में कितनी जाएगी। अब मुझे बताओ, डीजल ज्यादा लगेगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, और डीजल कम लगेगा तो डिस्टेंस कम कवर होगा, ऐसी बात है। ठीक है, तो इसका मतलब कैसा है, डायरेक्ट है, तो 432 अपॉन में 36 लीटर, और कह रहा 25 लीटर में तो नीचे लीटर, और कितना डिस्टेंस कवर होगा देखना है। ठीक है, तो काट दो, यहां से 36 से कट रहा है, 36 से कम 36, और 36 दूनी 72। ठीक है, काट देना, x की वैल्यू क्या आएगी, 25 गुना में 12, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30। ठीक है, तो 300 किलोमीटर आपका जवाब बनेगा। यहाँ पे 300 किलोमीटर दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है भाई, दिख रहा है बी ऑप्शन में, तो आंसर ऑप्शन। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of 357 mangoes is rupees 1517.25. What will be the approximate price of 49 dozens of such mangoes? कह रहे 357 आम जो हैं वो 1517.25 रुपए में खरीदे गए हैं, तो कह रहे हैं कि 49 दर्जन आम का प्राइस कितना होगा। अब भाई जाहिर सी बात है, अगर हम ज्यादा खरीदेंगे तो पैसे भी तो ज्यादा देने पड़ेंगे, तो फिर से हमारा कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन। तो 357 मैंगो हमने खरीदे कितने के, 1517.25 के, तो कह रहे 49 दर्जन। तो मुझे बताओ, ये संख्या है तो ये भी संख्या होनी चाहिए, ये डजन में क्यों लिखा जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। आप जानती हैं एक दर्जन में 12 होते हैं। ठीक है, तो 49 इंटू 12 ये आएंगे, ये कितने के आएंगे, इंटू में यहाँ पे x लगा देंगे। तो इसका पॉइंट हटा दो भाई, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो इसके नाम का 100 ऊपर लगा दिया। अब कट करते हैं, मुझे बताओ 5 से इसको काट दें, 5 दिए 15, 0, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। गलती मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, मैं दिखा भी दूं, कभी किसी बच्चे को लगे कि सर जी ऐसे कैसे कट गया। इसको हम 5 से जब काट रहे हैं तो देखो 5 दिए 15। ठीक है, अब ऊपर से 1 उतारेगा तो 1 तो जाएगा नहीं, तो 0 पे चलाएंगे। ठीक है, फिर उतारा 7, तो 5 दिए 15, तो यहां पे गलती मत कर देना कैलकुलेशन में, कभी आप सीधा 3 लिख दो। अब ऊपर से उतारा 2, तो 5 चौके 20, बचा कितना 2, ऊपर से उतारा 5, तो 5 पंजे 25। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने यहां से 5 से काट दिया, नीचे ऊपर भी 5 से काट देते, फिर से 5 से काट देते हैं, 5 चौके 20, ठीक है 30, फिर उतारा 3, नहीं गया लगा 0, 5 छके 30, 5 नी में 45। क्लियर है, अब हमें कुछ कटता लग नहीं रहा, तो एक काम करते हैं 7 से काटते हैं इधर से, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, 7 एकम 7। कैलकुलेशन ध्यान से देखना, ऊपर से ऊपर काट रहा हूं, फिर से 7 से ये 13 पे कट रहा है। नहीं 7 से नहीं कट रहा भाई, 7 से कहां कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा था। ठीक है, अब 51 बच गया। क्लियर, चलो 4 से तो कट रही है, 4 से ये 3 पे कटा। ठीक है, ये कटा नहीं था, बस गलती से काट दिया, तो 4 से इधर 3 पे काट दिया। अच्छा 3 से तो कट रहा है भाई 17 पे, 3 से 17 पे कटा, 17 के 51 होते हैं। अब 17 से नीचे काट के देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब 17 से काटे तो 17 तिये 51, बचेगा कितना 96, 17 पंजे 85, बचा कितना 11, और 17 सत्ते 119, कट रहा है भाई पूरा, 17 से 357 पे कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई रहेगी, तो 7 इंटू ये करेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, 4 39, 7 तिया 21 और 3 24, तो 2499।
तो अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग पूछ रहा था, तो लगभग यहाँ पे 2499 से 2500 यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आंसर 2500 ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? तो ये करना था इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, "72 books are packed in 4 cartons of the same size. How many cartons are required for 360 books?" कह रहे कि 72 किताबों को 4 डिब्बों में बंद कर दिया गया, यानी कि 4 हमारे पास बॉक्स थे, उनके अंदर उनको रखा हमने। तो कह रहे कि अगर 360 किताबें रखनी है तो कितने डिब्बे चाहिएंगे? तो जाहिर सी बात है, बॉक्सेस भी ज्यादा चाहिएंगे। ठीक है, तो 72 बुक्स को रखा गया कितने बॉक्स में? 4 में। तो पूछ रहा है यहाँ पे 360 बुक्स को कितने बॉक्सेस में रखा जाएगा। ठीक है, तो काट देते हैं। 4 से कटेगा 18 पे, 18 से कटेगा 20 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20। तो इसका मतलब भाई 20 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी में सजाया हुआ है। ठीक है, तो देखो सी आंसर आ गया आपका। चलो, आसान से ही क्वेश्चन है। तो आज की क्लास तो आसान रहेगी क्योंकि मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से घुमा के क्वेश्चन भी रखेंगे। हालांकि यहाँ से जो टाइप मैं करवा रहा हूँ आपको लगभग सारी टाइप समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इनको ध्यान से कर लें। ये क्या दे रहा है? अ गैरिसन ऑफ 500 पर्सन्स हैड प्रोविजंस फॉर 27 डेज। ठीक है, आफ्टर 3 days a reinforcement of 300 persons arrived। ऑफ 3 persons arrived का मतलब क्या है? और आ गए। और हाउ मेनी मोर डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट नाउ। ठीक है, तो अब जो खाना है वो कितने दिन तक चलेगा? तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। आप मुझे बताइए, बंदे कितने थे? 500। देखो बिल्कुल सिंपल सा समझिएगा, 500 बंदे थे, उनके लिए 27 दिन का खाना रखा हुआ था। ठीक है भाई, बंदे कितने थे? 500। खाना कितने दिन का था? 27 दिन का। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, तो 500 बंदों के लिए 27 दिन का खाना था। अब ध्यान रखना, यहां पे अब कहोगे कि सर रेशियो काहे के लिए नहीं लिखा? अरे भाई मुझे बताओ, अगर कम बंदे हैं तो मान लो 1 महीने का खाना है, लेकिन अगर बंदे ज्यादा हो गए फिर 1 महीना थोड़ी चलेगा, फिर तो कम डेज चलेगा, है ना? बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही बंदे बढ़ेंगे खाना कम डेज चलेगा, जो पहले 1 महीने चलना था वो अब कम दिन चलेगा। तो कैसा है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये सेंस थोड़ी सी डेवलप करें। तो कह रहा है आफ्टर 3 डेज। अब मुझे बताइए 500 बंदों के लिए था, लेकिन कह रहा है आफ्टर 3 days a reinforcement of 300 persons arrived। 300 बंदे और आ गए, लेकिन कब आए? 3 दिन के बाद आए। तो 3 दिन का खाना तो खा गए ना, तो 3 दिन का खाना खा गए। तो ये यहां पर ध्यान रखना है कि 3 दिन के बाद आए हैं, तो 3 दिन का तो खाना ये 500 बंदे खा गए। क्लियर है? तो अब ये 500 बंदे अगर यही होते, यही खाते, तो 27 माइनस 3 24 दिन तक ही खा पाते। लेकिन अब कह रहे हैं कि नहीं भाई, अब 500 नहीं है, 300 बंदे और आ चुके हैं, तो खाने वाले कितने हो गए? 800। 500 ये 300 और आ गए तो 800 हो गए। तो बोला अब कितने दिन तक खाएंगे? तो यहां ये गलती मत करना कभी, यहां पर 27 ही आप लिख दें। 27 लिखोगे तो भाई फिर 3 दिन के बाद जो है 3 दिन तक वो फास्ट थोड़ी रखे हुए थे कि भाई वो आएंगे तभी हम खाएंगे। ठीक है, तो 3 दिन का खा चुके हैं भाई ये। तो अब इसको सोल्व करना है आपने। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 8 से ये 3 पे उड़ गया, और 5 गुना 3 15। तो 15 डेज तक वो खाना अब खाएंगे, तो आंसर ऑप्शन डी। तो थोड़ी सी सेंस डेवलप करनी है, समझ पैदा करनी है, क्वेश्चन कैसे करने हैं। टाइम एंड वर्क में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा। देखो मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं, बस थोड़ी सी सेंस समझ लेना। एग्जाम जो आएगा वो बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में वहां आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कह रहा है टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन if they increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remain constant। कह रहे हैं कि दो क्वांटिटीज हैं x और y, वो अगर बढ़ती हैं तो बढ़ती हैं, घटती हैं तो घटती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो डायरेक्ट बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ही बोलते हैं, यही सिखाया मैंने। कोई चीज बढ़ेगी दूसरी बढ़ रही है तो डायरेक्ट है। हमने सी ऑप्शन दिख ही रहा। ठीक है, दिखा है सी ऑप्शन। ठीक है,
क्लियर, समझ में आया? तो अगर ये जो रेशियो का था ना, ये द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट, तो रेशियो ही तो सेम होता है जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आंसर ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो। देयर इज एनफ फूड टू लास्ट फॉर 40 पीपल्स फॉर 10 days, इफ 10 मोर पीपल ज्वाइन देन द फूड विल लास्ट फॉर। कह रहा है कि 40 व्यक्तियों के लिए 10 दिन का खाना है। बोला अगर 10 आदमी और आ जाए तो फिर खाना कितने दिन का होगा? तो मुझे बताइए, पहले तो डायरेक्ट है कि इनवर्स है? अरे भाई 40 आदमी 10 दिन तक खा रहे हैं, अगर आदमी ज्यादा बढ़ गए तो खाना फिर कम दिन तक ही खा पाएंगे ना। तो अब यहाँ पे 40 इंटू में 10 लिखेंगे, और 10 आदमी और बढ़ गए तो 40 की बजाय आप 50 खाएंगे, तो अब कितने दिन खाएंगे? अब ये मत बोलना कि सर यहाँ क्यों नहीं माइनस किया। अरे भाई यहाँ पे बस ये पूछ रहा है अगर 10 दिन में खा रहे हैं तो 50 कितने दिन में। ये थोड़ी कहा कि 5 दिन बाद आए वो खाने, ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखा, तो 10 से कटा 5 पे और 5 से कटा 8 पे, तो 50 आदमी फिर 10 दिन थोड़ी, 8 ही दिन, यानी कि कम दिन हो गए। तो 8 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जवाब है, ठीक है। आंसर सी 8 days। चलो भाई अगला क्वेश्चन। 36 men can complete a piece of work in 18 days. In how many days will 27 men complete the same work? अगर 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में खत्म कर देंगे, 27 कितने में खत्म करेंगे? ऐसी बात है, बंदे कम हो गए तो दिन ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इनवर्स लगेगा, तो 36 आदमी काम कर रहे हैं 18 दिन में, तो 27 काम करेंगे कितने दिन में? तो इनवर्स है तो मल्टीप्लाई में लिखना है। तो आप काट दो भाई, 9 चौके 36, 9 तिये 27, 3 छिके 18 और 24 डेज यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे बंदे कम हुए तो दिन बढ़ गए ना, तो ऑप्शन ए आंसर। चलो अगला क्वेश्चन 50 नंबर। अब देखो ये आया थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन, है ना, यहां से भी आपको एक नई चीज पता लगेगी। कह रहा है एक्स वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ वाई, given that y equal to 3 for x equal to 1, find the value of x for y equal to 4। यहां पे इसने कहा कि x जो है वो y के स्क्वायर से इनवर्सली बढ़ रहा है। मतलब क्या है इस बात का मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं कि x जो है ये इनवर्सली बढ़ रहा है किससे? ठीक है, वेरीज, वेरीज का मतलब बढ़ रहा है। x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, तो ये x जो है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y स्क्वायर, इसका मतलब ये है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो इनवर्स लिखते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसे लिखते हैं कि अगर जैसे बोलता है कि x जो है y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ये है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, इसमें 1 करके लिखा जाता है, क्लियर है। तो x वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ y, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहां से अब इस इनवर्स को, ये जो इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी वाला जो साइन लगाया है, इसको हटाते हैं हम एक कांस्टेंट की मदद से, यानी कि हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू के अपॉन में वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये के क्या चीज है भाई? के इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट रखा, के, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ हमने के रख दिया। तो तुम मुझे यहाँ से ये बता दो कि अगर मैं के की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी? तो के निकालूंगा तो ये वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, therefore k is equal to x into y square। यहां तक ये बात समझ में। अब उसने क्या कहा, given that y equal to 3 x equal to, बताओ y equal to 3 x equal to 1, तो इसमें x को 1 रखें, y को 3 रखें, तो यहां से k की वैल्यू कितनी आएगी? 9। तो हमें k की वैल्यू कितनी मिल चुकी है? 9। अब ये हमने क्यों निकाला है, अब इसका रोल आपको यहां पे समझाया जाएगा। तो उसने कहा कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ x फॉर y इक्वल टू 4। उसने पूछा कि x कितना होगा अगर मैं y को 4 ले लूं। तो अब मुझे यहां से क्वेश्चन चलाना पड़ेगा कि x इक्वल टू के अपॉन में वाई स्क्वायर, x तो इसके बराबर है, हमें तो ये पता था ना कि ये इसके बराबर है, ठीक है। अब उसने बोला कि x क्या होगा, यानी कि मुझे x निकालना है अगर y की वैल्यू 4 हो। तो मुझे बताओ y की वैल्यू 4 रखूंगा, तो यहाँ पे ये रख दिया। अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या रखनी है? k इज 9, ये तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, ठीक है। तो आंसर कितना बनेगा? दिस इज 9/16। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा? 16। तो आंसर इज 9/16, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो।
क्लियर? तो ध्यान रखना, इस उसमें देगा कि बोला ये इतना, ये इतना, तो कहेगा ये कितना होगा अगर इसको मैं इतना ले लूं। ये पहचान है इस क्वेश्चन की, किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत में एक्स और वाई आपको दे देगा और बाद वाले एक्स और वाई में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को चलाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन हो तो ऐसे चलाना, यहां से फिर लिखना देयरफॉर x इक्वल टू k इंटू वाई, और यहां से k आ जाएगा x अपॉन में y। बात आ रही है समझ में? इसको हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट k आपने रख देना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालेंगे इस तरह से। ठीक, तो ये हमारे पास था और इसी चीज को हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसकी वैल्यू को पहले निकाल लिया हमने, ठीक है, वो यहाँ पे हमने रख दिया। ठीक है, तो ये पूछ रहा था, इसकी वैल्यू 4 दे रखी, आपको ये देके इसको भी पूछ सकता था। ठीक है, वो ध्यान रखना जैसे भी आपको बोले। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दिख रहा है आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर की तरफ। 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? अ जर्नी बाय बस टेक 45 मिनट्स एट 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट अ कार गो टू अंडरटेक द सेम जर्नी इन 25 मिनट। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक बस ने 45 मिनट का टाइम लिया जब वो 45 की स्पीड 40 की स्पीड से चल रही थी। तो मुझे बताओ 45 मिनट लगे थे जब 40 की स्पीड से चल रही थी, कह रहा 25 मिनट लगे अगर वो कितनी स्पीड से चले। तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मुझे कम टाइम लग चाहिए तो मुझे स्पीड नहीं बढ़ानी पड़ेगी, है ना? तो कैसा इनवर्स वाला काम नहीं हो रहा। आप मुझे बताइए, अगर आप लेट हो जाते हो तो क्या करते हो? आप स्पीड बढ़ा के जाते हो, है ना? लेट हुए तो स्पीड बढ़ा दी, और अगर टाइम ज्यादा है तो आप स्पीड स्लो कर देते हो। तो दोनों बातें उल्टे चल रही है, यानी कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 45 मिनट का समय लगा जब स्पीड कितनी, तो कह रहे हैं कि 25 मिनट का स्पीड और 25 मिनट का समय लगना चाहिए, तो स्पीड कितनी रखूं? तो ज्यादा आएगी। ठीक है, टाइम कम हो गया तो स्पीड ज्यादा आएगी। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करके देखते हैं। 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 5 से कटा 9 पे और 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो भाई अब ये मत बोलना कि सर जी यहाँ अपोन में काहे के लिए नहीं रखा। ठीक है, मैंने बोला था पहले ही कि स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है। एग्जाम्पल में भी मैंने आपको समझाया था, जितनी स्पीड ज्यादा होगी कहीं जाने में टाइम उतना कम लगेगा। अब ये पेट्रोल वाले क्वेश्चन, डीजल वाला क्वेश्चन आया था ना, उससे कंपेयर मत करना। वहां तो ये है कि जितना डीजल भरवाएंगे उतनी दूर जाएंगे, कम डीजल भरवाएंगे तो कम दूर जाएंगे। वहां पे ये बात थी, यहाँ लेकिन टाइम की बात थी। तो 72, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ आंसर। ठीक है, 72। चलो 70 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं समझ में? ठीक है, करके कैसा रहा क्लास का? ठीक है, चलो पता नहीं यहां तो कोई पहुंचेगा भी कि नहीं, आधे बच्चे तो शुरुआत में ही देख के। चलो भाई टाटा बाय। चलो कोई बात नहीं। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन द सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट। If A and B together could do it in 10 days and C alone in 50 days, then B alone could do it in। देखो अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क चैप्टर से दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना, यहाँ एफिशिएंसी से हम इसको सोल्व करेंगे। दूसरे तरीके समझाऊंगा, बड़े हो जाएंगे, समझ में हो सकता है ना भी आए, लेकिन ये तरीका मैं आपको जो सिखाऊंगा उससे आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। उसने कहा कि ए किसी काम को जितने टाइम में करता है उतने ही टाइम में बी और सी मिलकर भी उसको करते हैं। मान लो ए किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हैं, तो बी और सी भी मिलकर उसी काम को 10 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन वहां अकेला ए कर रहे हैं और वहां बी और सी मिलके कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ बी और सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 1:1 है। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, काम करने की क्षमता। ठीक है भाई, ए 1 घंटा ले रहा है तो बी और सी भी मिलकर 1 ही घंटा ले रहे हैं। ए 10 घंटे ले रहे हैं तो बी और सी मिलके भी 10 घंटे ले रहे हैं। तो रेशियो का मतलब समझ में आया? रेशियो में क्यों लिखा कि जितना टाइम इसको लग रहा है उतना टाइम इनको, यानी कि ये एफिशिएंसी है इनकी काम करने की। ठीक है, इफ ए एंड बी टुगेदर कुड डू इट इन 10 डेज, बोला कि ए और बी मिलके कितने दिन ले रहे हैं? 10 दिन। और सी अकेला ले रहा है 50 दिन। 50 दिन कौन ले रहे हैं? सी। तो कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में काम कर देगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको किसी से काम करवाना है तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि ये कितना काम कर सकता है, तो आप ये भी नहीं बता पाओगे कितने दिन में कर सकता है या कितने घंटे में कर सकता है। बात आ रही है समझ में? जब तक आपको ये नहीं पता कि वो कितना काम एक दिन में करेगा, तब तक आप कैसे बताओगे?
अब कोई स्लो बंदा है, कोई स्लो बंदा काम कर रहा है तो फिर वो ज्यादा दिन लेगा, कोई फास्ट बंदा काम कर रहा है तो वो जल्दी कर देगा। यहां पर है तो कितने दिन का समय लगेगा बी को अकेले, तो मुझे काम करवाना है, जाहिर सी बात है बी से। तो बी को क्या बता दो, एक तो काम बता दो जो करवाना है, और बी कितना काम कर सकता है वो बता दो। अगर ये दो चीजें आपको पता लग जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या कि एक तो काम कितना करना है और बी कर कितना सकता है, बस उसके हिसाब से आप इससे काम करवा सकते हो। तो अब ये काम कहां से आएगा, उसके लिए आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम दे दो। 10 और 50 का एलसीएम कितना होगा, 50। ये आ गया भाई हमारा काम। ठीक है, कैसे, इन दोनों का मैंने एलसीएम दे दिया। कैसे लिया, 50 को यहाँ पे लिख दिया, 50 इससे भी कट रहा है, इससे भी, दोनों से कट रहा है, तो वो हमारा काम हो गया। 50 को 10 से भाग लगाओ, 5 पे कटेगा। 50 को 50 से भाग लगाए कितने पे कटेगा, 1 पे। ठीक है, ये क्या आ गई, ये क्या आ गई भाई, क्षमता। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो यहां से क्षमता कैसे, अब मैं बता रहा हूं आपको कि ए और बी मिलके कर रहे हैं 5 का 1 काम। ठीक है, फिर से सुने, ए और बी मिलके कर रहे हैं 5 काम, सी अकेला कर रहा है 1 काम। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो मैं यहां से अगर कहूं कि तीनों मिलके कितने काम कर रहे हैं, तो तुम कहोगे 5 और 1 6 काम कर रहे हैं। ए बी और सी 5 ये कर रहे हैं, 1 ये कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 6 काम। तो 6 काम कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से देखा जाए, तो इसके हिसाब से 6 काम अगर हुए तो फिर ए जितना काम कर रहे उतने बी और सी कर रहे हैं। तो यहां से मैं कहूंगा कि अगर 6 काम हुए हैं तो 3 इसने किए और 3 इन दोनों ने मिलके किए। क्या ये बात समझ में आई? देखो मैंने टोटल देखी एफिशिएंसी 6 है। ठीक है, इसमें ए बी भी आ गया और सी भी आ गया, तो ए बी ने 5 करे, सी ने 1 किया, तो टोटल हो गए 6 काम। अब यहां पे एफिशिएंसी जो है, जितना अगर आधा काम ये कर रहा है तो आधा ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो 6 काम में से ए ने 3 किए, बी और सी ने 3 किए। क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताओ, बी और सी ने 3 एक ही करा भाई, तो सी ने 1 किया तो जाहिर सी बात है फिर बी ने 2 करे होंगे, तभी तो ये मिलके 3 हुए होंगे। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से इस चीज से हमें पता लग जाता है इनका रेशो, यानी कि ए की क्षमता है 3 काम करने की, बी की एफिशिएंसी है 2 काम करने की, सी की एफिशिएंसी है 1 काम करने की। ठीक है, थोड़ा सा अलग से टाइप का क्वेश्चन है, पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कोशिश करें थोड़ा सा सीखने की। ठीक है, अच्छे सा क्वेश्चन था। तो यहां पे अब आप मैच भी कर सकते हो कि ए आधा कर रहे हैं तो बी और सी भी आधा कर रहे हैं, तो देख लो ए ने 3 किए तो बी और सी ने भी 3 किए, टोटल करके देखो 3 कर रहे हैं ना। तो यहां से अब आपका क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाएगा। बी से काम करवाना, काम कहां था हमारा 50, नीचे चाहिए मुझे क्षमता, किससे करवाना है, बी से, तो बी की क्षमता कितनी है 2, बस 2 से भाग लगा दो, आंसर आ गया 25 दिन। ठीक है, कितना है 25 दिन। ठीक है, दिखाते हैं काम कितना है, 25 कर सकता है 1, कितने दिन लेगा 50, यही तो बोल रहा था, यही तो बोल रहा था। ए और बी का दिखा देते हैं, देखो सारे आंसर वेरीफाई करवा रहा हूं। काम कितना है 50, बोला ए और बी मिलकर कितने दिन लेंगे, आंसर 10 आना चाहिए। देखो ए और बी, 3 ये करेगा 2 ये करेगा, 5 काम हो गए, तो दोनों मिलके करेंगे तो 10 ही दिन में खत्म कर देंगे भाई। आ रहे हैं ना? तो हमसे पूछा था ये वाला आंसर 25 डेज, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे कर लेना, कहीं दिक्कत आई हो तो दोबारा एक बार सुन लेना कि मैंने कैसे समझाया है। ऑप्शन सी 25 डेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 80 नंबर। The cost of 5 meter of particular quality of cloth is rupees 210. Find the cost of 2 meter of cloth of the same type. कह रहे हैं कि 5 मीटर कपड़ा 210 में आया, 2 मीटर कितने का आएगा, उसी क्वालिटी का, तो जाहिर सी बात है कम लेंगे। तो कैसा है, डायरेक्ट, तो 5 मीटर आया 210 का, 2 मीटर आएगा कितने का। ठीक है, बस काट दो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करो तो 42 दूनी 84, 84 रुपए का आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी 84 आ गया आंसर। चलो 90 नंबर, 120 copies of a book cost rupees 600, what will 400 copies cost? कह रहे 120 कॉपियों की कॉस्ट जो है वो 600 रुपए है, तो 40 की कितनी होगी, तो भाई कम खरीदूंगा तो कम पैसे, ज्यादा खरीदूंगा तो ज्यादा पैसे। तो
तो जाहिर सी बात है 600 से ज्यादा ही आंसर आएगा। ठीक है, तो काट दो, 0 से 0 कटा, 12 से 5 कटा, और 40 पंजे 2000, तो 2000 रुपए लगेंगे भाई साहब। आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minute। कह रहा है कि 6 नल किसी टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भर देंगे भाई। हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ ओनली 5 पाइप्स ऑफ सेम टाइप्स आर यूज्ड। कह रहा है कि अगर उसी तरह के 5 पाइप लगा दे तो कितना टाइम लगेगा। एक काम करो, वीडियो पॉज करो, पहले आंसर करो, फिर देखते हैं कि क्या आपका आंसर आया। ठीक है, देखना कि सही आया कि नहीं आया है। तो आपको बता दें सबसे पहले, ये है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन। भाई 6 नल अगर 1 घंटा 20 मिनट ले रहे हैं तो कम नल ज्यादा टाइम लेंगे। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में। तो यहां पे है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो 6 नलों ने लिया 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 80 मिनट। ठीक है, तो 6 नल ले रहे हैं 80 मिनट, तो 5 नल लेंगे कितने मिनट। जैसी बात है ज्यादा ही लेंगे, 5 से काट दो, 16 पे 16 96 मिनट का समय लगेगा भाई। 96 मिनट कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 96 मिनट, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 ग्राम ऑफ सैंडलवुड कॉस्ट ₹40, व्हाट विल 10 ग्राम कॉस्ट। कह रहा है कि 8 ग्राम चंदन की लकड़ी का मूल्य 40 रुपए है, तो 10 ग्राम का कितना होगा। तो जाहिर सी बात है ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो 8 का कॉस्ट है 40, 10 का कॉस्ट है कितना। तो 8 से कटा 5 पे, और 10 पंजे हो गया 50, आंसर बनेगा 50 रुपीज, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ऑप्शन डी 50। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When one quantity is increased, the other quantity is also increased. This proportion is called कौन सा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बताया था ना कि अगर एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ा, तो ये कैसा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी। ठीक है, तो भाई चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन हो चुके हैं समाप्त। आपके दिमाग में आया होगा कंसेप्ट। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो तैयार रहेगा अगली क्लास के लिए, जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।